अच्छा, मैंने आपको ये आज आंसर पहले इसलिए दे दिया क्योंकि आज हम एक जनरल बात करेंगे ओवर द एंटायर ऐसे कि ऐसे में क्या है, ऐसे में क्या आपको पता होना चाहिए, क्या आपको पहले से आना चाहिए, टेक्निक्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं। और उसके बाद हम आज इसी ऐसे को दोबारा लिखेंगे जो सामने क्वेश्चन मैंने डिस्प्ले किया आपको। गुड। ठीक है। सो द क्वेश्चन स्टेटमेंट सेज, और आई थिंक आज का क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी है। जो आपका ये बोल्ड में प्रिंट है, दैट इज योर मेन क्वेश्चन। ये वाला हिस्सा जो है, and it clearly says in many countries, sorry, in some countries, many more people are choosing to live alone nowadays than in the past. ठीक है। THAN वाला देन जब भी आता है तो हम कंपेयरिंग में चले जाते हैं। इसका मतलब है कि ये पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर कर रहा है, क्योंकि नाउ डेज की जब बात आ गई तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टाइम। क्वेश्चन सिंपल सा है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस डेवलपमेंट। ठीक है। मेरा ख्याल है इससे सादा और आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। सिंपली इसने आपसे कहा है जी, अब लोग ज्यादा अकेले रहना चाहते हैं बनस्बत इसके कि पुरानी बात को हम ले लें, मे बी 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 50 ईयर्स पीछे चले जाएं। कह रहे जी फायदे नुकसान बता दें। ये जो ए एंड डी एंड है, उर्दू में तो हम इसको और बोलते हैं, अलिफ व और ए। मगर इसका मतलब क्या होता है व्हेन वी हैव द वर्ड ए एंड डी एंड इन बिटवीन समथिंग, टू थिंग्स, व्हाट डू वी मीन बाय दिस। दोनों एक्सप्लेन करने हैं, हमारे पास चॉइस अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्वेश्चन इज डिमांडिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एट द सेम टाइम। उसने आपको चॉइस नहीं दी है। अच्छा, मुझे ये बताएं एडवांटेजेस के साथ एस लगा हुआ है और डिसएडवांटेजेस के साथ, एग्जामिनर कितने एडवांटेज और कितने डिसएडवांटेजेस आपसे डिमांड कर रहा है? मिनिमम 3। और जी, मिनिमम 2 तो होने चाहिए, क्योंकि एक से तो ज्यादा होना चाहिए, दैट्स द रिक्वायरमेंट। अगर ये एडवांटेज कहता तो देन 1 वाज इनफ। हम चाहते तो 2 भी लिख सकते थे, 3 भी लिख सकते थे। अब अगर उन्होंने एडवांटेजेस कह दिया और डिसएडवांटेजेस, तो मिनिमम दो दो तो चाहिए। हाँ, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम 3 लिख दें, मे बी 4 भी लिख दें, एंड सो ऑन। गुड। सो यहाँ तक इतनी बात से समझ आ गई, क्वेश्चन आ गया एंड ऑल दैट। ठीक है। अब यहाँ से इसको जरा ब्रेक करते हैं और एक जनरल सा एक ओवरव्यू लेते हैं ओवर कि आइट्स में ऐसे की डिमांड्स क्या और हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, इसको हम हाइड कर देते हैं, इसको भी हाइड कर देते हैं। We'll go over this one. हम आइट्स की राइटिंग टास्क की जब भी बात करते हैं, तो राइटिंग टास्क इटसेल्फ इज द थर्ड मॉड्यूल इन द एग्जाम। आप जब भी आइट्स का पेपर देने के लिए जाएंगे तो लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये सीक्वेंस है पेपर का, और इसी फॉर्मेट में पेपर आपसे होता है। जब राइटिंग का मॉड्यूल आएगा, दे गोना आस्क यू, यू हैव 60 मिनट्स टाइम, टोटल टाइम। और आपको उन्होंने 2 क्वेश्चंस दे देने हैं, जिसमें से हम आज इसकी बात कर रहे हैं। टास्क 2 इज ऑलवेज एसे राइटिंग। ठीक है, चाहे आप एकेडमिक के कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप जीटी के कैंडिडेट्स हैं। अभी मैं टास्क 1 पे बात नहीं करूंगा, इसको हम स्किप कर देते हैं। हम सीधा यहाँ पे चलते हैं। ये जो ऊपर चंद इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन डिस्प्ले किए थे, ये उसके ऊपर भी लिखी हुई थी। 40 मिनट्स सजेशन आइल्स की तरफ से, 250 वर्ड्स क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ है सबसे एंड पे, और क्वेश्चन एक ही, नो चॉइस अवेलेबल। सो वट एवर दे थ्रो एट यू, यू हैव टू डील विद दैट क्वेश्चन। ये एक बहुत बड़ी एडवांटेजेस भी हैं या इसका डिसएडवांटेज एट द सेम टाइम। एडवांटेज कैसे? कई बार क्या होता है कि एग्जाम में अगर 2 क्वेश्चंस आ जाएं और हमें चॉइस दे दी जाए कौन सा करना है, तो कई बार हम जजमेंट करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, हम डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा सवाल करूं। एग्री? वो बड़े प्रेशियस सेकंड्स और मिनट्स होते हैं जो हम एग्जाम में वेस्ट कर देते हैं। दूसरा, कभी कभी हम जिस क्वेश्चन को चूज कर लेते हैं, वो हमें लगता है कि शायद हमें आता है, मगर जब हम उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, इवेंचुअली मे बी इन द स्टार्ट और मे बी इन द मिडल ऑफ द क्वेश्चन, हमें ये रियलाइज होता है यार ये तो मुझे नहीं आता एक्चुअली। ठीक है। जब आपके पास एक ही क्वेश्चन होता है ना, तो फिर ये इसका एडवांटेज है, चॉइस नहीं है, आप उसी पे सोचते हैं, उसी को क्रैक करते हैं, ऑल दैट। ये एक चीज है। डिसएडवांटेज है, अगर ये नहीं आता तो फिर क्या होगा, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। वो जो नहीं आता वाली बात है ना, वो आज हमें कवर करनी है कि एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। क्या आपने कहीं पर पढ़ा है या सुना है कि आइल्स का कोई सिलेबस है? या आपने कभी किसी को सुना हो, मे बी ऑन द इंटरनेट, किसी ने कहा जी 100 एसेस तैयार कर ले, इसमें से एक आ जाएगा एग्जाम में?
वो गेस हो सकता है, मगर इस तरह की कोई भी मैंडेटरी चीज नहीं है। नेवर एवर एनीबडी सेज कि दिस इज द सिलेबस, इसी को तैयार कर लें, इसके अंदर से पेपर है। हमेशा टीचर्स कहते हैं कि इसके जैसा आ सकता है। इट मीन्स इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अनसीन। एंड व्हेन वी से अनसीन, इट मीन्स वी नीड समथिंग अंडर द स्लीव्स कि हम उस अनसीन को टैकल कर सकें। ठीक है। अंडर द स्लीव एक फ्रेज है, म्यूजिशियंस को देखा है ना करतब करते हुए, तो वो हमेशा अपनी स्लीव्स में कुछ ना कुछ छुपा के रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमें एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वी आर एबल टू टैकल दैट क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास आइट्स में वो 5 तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये सामने लिखा हुआ है, या तो ओपिनियन पूछेंगे, डिस्कशन ओपिनियन, टू पार्ट, प्रॉब्लम सॉल्यूशन जिसको हम कॉजेज इफेक्ट्स भी बोलते हैं, एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आज हम सिर्फ इसी की बात कर लेते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन आज इस पे टिका हो। दिस इज वन वे ऑफ आस्किंग। ठीक है। तो जब भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो स्ट्रेट अवे एक स्टेटमेंट आपको देगा, टॉपिक जिसको हम बोलते हैं, और उस पर वो आपसे सवाल ही करेगा, इसके फायदे और नुकसान बताओ। ओ आर और का वर्ड कभी भी यूज नहीं करते, वो दोनों डिमांड करेगा आपसे, आपने दोनों लिखने थे, मीन्स दोनों साइड से बात करनी है। अब हम आ जाते कि एक्चुअली कितने एडवांटेजेस लिख सकते हैं, जैसे भी हमने बात की थी 2 3 4। दूसरा हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ऑल दैट। ये जो चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने जो आपको भी आंसर डिस्प्ले किया था, ये आपने उसमें पढ़ लिए। हम यहाँ से सिर्फ इसको 2 मिनट देंगे और उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन पे चले जाएंगे। आपने भी जो आंसर पढ़ा, क्या उसमें 4 पैराग्राफ थे? दो मैंने आपको आंसर सिखाए हैं, एक है जिसमें अंडरलाइनिंग नहीं है और एक में अंडरलाइनिंग हुई हुई थी। दोनों में ही 4 4 पैराग्राफ थे। क्या चारों पैराग्राफ आपको डिस्टिंक्टली नजर आ रहे हैं? कोई हेडिंग नहीं लगी हुई, कोई नंबरिंग नहीं लगी हुई 1 2 3 4, बट यू कैन क्लियरली सी देयर आर 4 पैराग्राफ, जो भी मैंने आपको आंसर दिया था। हाँ या ना में जवाब दें, यस और नो। ठीक हो गया। पहली बात याद रखनी है, आइल्स में आपने जब भी ऐसे लिखना है, मिनिमम 4 पैराग्राफ्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। क्योंकि वो जो भी आपसे क्वेश्चन देते हैं वो हमेशा दो चीजें पूछते हैं आपसे। अब दोनों चीजें अगर मैंडेटरी पूछी हैं तो एक एक पैराग्राफ में एक एक चीज लिखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, if they have asked you about the advantages and disadvantages, then this one paragraph is going to be of advantages and this one paragraph is going to be of disadvantages. इसलिए ये जो 4P का स्ट्रक्चर है ना, ये आइडियल स्ट्रक्चर है आइल्स के लिहाज से, क्योंकि वो दो ही बातें पूछते हैं आपसे। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक पैराग्राफ में एक थीम होनी चाहिए। थीम समझते हैं क्या होती है? क्या होती है थीम? स्कूल में, कॉलेजेस में, कभी फैंसी ड्रेस शो पे गए हैं? आपने हिस्सा लिया हो, या चले सिर्फ आप एज अ व्यूअर गए हो, वहां पे स्कूल में फंक्शन हो रहा है, आप सिर्फ देखने के लिए चले गए। अगर उस फैंसी ड्रेस का एक थीम रख दूं मैं कि जी आपने पंजाबी ड्रेस पहन के आना, तो मेरा ख्याल है उसके अंदर कोई भी लड़का या लड़की या जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो पैंट शर्ट या कोई भी ऐसा वेस्टर्न ड्रेस तो नहीं पहन के आएंगे। इट मीन्स वी अंडरस्टैंड द पंजाबी थीम। एग्री? हाँ, कुर्ता शलवार हो सकता है, शलवार कमीज हो सकती है, उनके डिफरेंट स्टाइल्स हो सकते हैं। मे बी इवन लाचा, या जिसको हम धोती बोलते हैं, वो हो सकता है, समथिंग लाइक दिस। अग्री? थीम का मतलब होता है कि उस पैराग्राफ में किसी एक चीज का रिफ्लेक्शन नजर आना चाहिए, किसी वन साइड पे चीज अंडरस्टैंड होनी चाहिए। आयट्स वाले कहते हैं जब आपने एक बॉडी पैराग्राफ लिखना है ना, उसको मिक्स नहीं करना, उसको थीमेटिकली थीम में लिखना है आपने। अब उससे दो चीजें पूछी हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, दोनों आपस में डिफरेंट है, ऑपोजिट है। तो थीम का मतलब हुआ कि एडवांटेजेस का एक पैराग्राफ और डिसएडवांटेजेस का एक पैराग्राफ, इनको मिक्स नहीं करना कभी। इसी तरह अगर मैं आपसे प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन पूछ लूं, मैं आपसे कॉजेज और इफेक्ट्स पूछ लूं, हमेशा एक पैराग्राफ में एक ही थीम रहेगी। यहां तक मेरे साथ है? गुड। इसलिए आपने भी जो आंसर पढ़ा है, एक पैराग्राफ में एडवांटेजेस लिखे हुए थे और एक में डिसएडवांटेजेस। अग्री? डन हो गया। अब आ जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के ऊपर। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का एक स्पेसिफिक स्टाइल है आइट्स में लिखने के लिए, आमतौर पे जनरली यही चलता है, मगर है कि दिस इज वन ऑफ द गुड स्टाइल्स। ये स्टाइल इसके लिए क्यों सुटेबल है? क्योंकि जितने भी एसेस आप आइट्स में करते हैं वो सारे आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस होते हैं। ये एक जॉनर है। जैसे आपके डिस्क्रिप्टिव एसेस होते हैं, आपके नरेटिव एसेस होते हैं, इसी तरह आपके एक आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस होते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस कह लें कि एक जनरल चीज है जो उन्होंने एक फिक्स की हुई है। आइट्स में हमेशा यही आएगा।
आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे जब भी आपने लिखना होता है उसका इंट्रो हमेशा ऐसे स्टार्ट करना आपने, ये फिक्स्ड है। इसमें कोई हुक स्टेटमेंट नहीं होती है, इसमें कोई आपने जनरल डिस्कशन से स्टार्ट नहीं करना होता, इसमें कोई आपने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती। ठीक है, बैकग्राउंड से मेरा मतलब है कि आप उस चीज की कोई डेफिनेशंस वगैरह नहीं देते। गुड। मैंने कभी टर्म यूज किया हुक स्टेटमेंट, आप में से कोई जानता है हुक स्टेटमेंट क्या होती है? कौन सा बोलिएगा मिस्ट्री? हुक्स नो, मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या कह रही हैं, दोबारा बताएं या वर्ड चेंज करें। अच्छा, हुक का ये तो देखा ना, इसको क्या कहते हैं हम? क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, अगर मैं इसको ऐसे करके उल्टा बना दूं तो मेरा ख्याल है ये हुक बन जाएगी। एग्री? ठीक है। आमतौर पे आपके हाउसेस में आमतौर पे हैंगिंग्स होती हैं, इसको भी हम हुक्स बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है ना। हुक का क्या मतलब होता है? लटक जाना उसके साथ, ऐसे ही है ना, लटका दो किसी को। आपने जब भी हुक स्टेटमेंट लिखनी होती है उसका मतलब होता है कि एग्जामिनर को अपने साथ एडजस्ट करवा लें या उसको फंसा लें अपने साथ। एग्जामिनर वही बड़े जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं उसको। ठीक है। ये जो हुक स्टेटमेंट्स होती है ना, ये आमतौर पे नरेटिव बेसिस का पार्ट होती है, जिसमें आपने नरेशन करनी होती है आमतौर पे, जिसमें आप स्टोरी सुनाते हैं। जब आप किसी को स्टोरी सुनाते हैं ना या जोक सुनाते हैं तो आप चाहते हैं कि जो लिसनर है ना वो आपके साथ अटैच हो जाए। ये आपका कोई भी नरेटिव बेसिस नहीं है, ये आपका आर्गुमेंटेटिव बेसिस है। इसलिए बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि कई बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहली लाइन बड़ी को फैंसी लिखना चाहते हैं, कभी कभी वो डेफिनेशंस पे चले जाते हैं। ये आईएलटीएस के पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक आर्ग्यूमेंटेटिव बेसिस है। अब आर्ग्यूमेंटेटिव बेसिस में क्या होता है? आर्ग्यूमेंटेटिव बेसिस में हमेशा एक टॉपिक गिवन होता है ऑलरेडी। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें टॉपिक गिवन है, लोगों के अकेले रहने पे बात हो रही है, कंपैरिजन किया गया है आज के दौर के मुताबिक पिछले दौर के साथ, ऐसी है। दैट इज आवर बैकग्राउंड, जिसको हम टॉपिक कह देते हैं। तो आपके आइल्स के पेपर में हमेशा एक टॉपिक आएगा। आपका काम यह है कि आपने पहली स्टेटमेंट जो अपने ऐसे में लिखनी है वो आमतौर पे इसी टॉपिक को रीराइट करना होता है। यू हैव टू रीराइट द सेम स्टेटमेंट, बट कॉपी और पेस्ट नहीं करना। हम आजकल के नए दौर के लोग हैं तो मेरा ख्याल है कॉपी और पेस्ट हम सब समझते हैं, इसका मैं हूबहू वैसा। ये नहीं करना। क्या करना है? लिखना उसी स्टेटमेंट को दोबारा है मगर वर्ड्स चेंज करके लिखनी है। इसका मतलब है कि यहां पर सिंपल गेम वोकैबुलरी की है। अब आइल्स का ऐसे कैसे तैयार करेंगे? आपने जब भी कोई ऐसे स्टेटमेंट पकड़नी है उसको हमेशा पहले डिक्शनरी में डाल दें, हर वर्ड का सिनोनिम निकाल लें, हर वर्ड का एक पैराफ्रेज अगर बनता है तो निकाल लें, और उसी स्टेटमेंट को रीराइट करने की कोशिश करें। नाउ दैट्स यू आर गेटिंग द इम्प्रूवमेंट। गुड। जो दूसरा काम आपने इंट्रो में करना होता है दैट इज नोन एज द थीसिस स्टेटमेंट, जिसको हम कहते हैं आंसर्स। आपको भी जो मैंने क्वेश्चन दिखाया था उसमें सवाल क्या था? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यही क्वेश्चन है आपका जो मैंने सामने डिस्प्ले पे कर दिया दोबारा। ठीक है। अगर मैं कोई यार मुझे इसका एक लाइन में जवाब दे दें, आप क्या जवाब देंगे एक लाइन में? कई बन सकते हैं। आप सिंपली कह सकते हैं कि ये जो ऐसे मैं लिखने लगा हूं इसमें मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बताऊंगा। दिस ऐसे विल कवर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये भी तो आंसर है। ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि आई बिलीव देयर आर मेनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग अलोन। एग्री? वन लाइन में आंसर आ गया। जो ये आंसर स्टेटमेंट है ना इसको हम थीसिस बोलते हैं, जो कि एक्चुअली ये देखें ये लिखी हुई है, मैंने आपकी थोड़ी सी लाइक हेल्प के लिए इसको बोल्ड कर दिया था, जस्ट टू मेक इट अ क्लैरिटी। एग्जाम में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसको भी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। इसलिए आज मैंने आपको ऐसे पहले पढ़ने के लिए दे दी। ये जो आपको विदाउट बोल्ड लाइन नजर आ रही है सिंपल फॉन्ट के अंदर, दैट इज द टॉपिक। और ये जो आपको बोल्ड लाइन नजर आ रही है दैट इज द थीसिस स्टेटमेंट। इंट्रो जब भी लिखना है बस ये दो लाइनें लिखनी है आपने। नो डेफिनेशंस, नो हुक स्टेटमेंट्स, नो फैंसी लाइंस, जस्ट rephrasing एंड जस्ट गिविंग एन आंसर। वी गुड? अब आप में से कोई मुझे बता सकते हैं ये मैंने दो इंट्रो क्यों लिखे हैं, इनमें फर्क क्या है? चलो क्यों की बात तो मैं ही बताऊंगा। इनमें फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंट्रोडक्शंस?
जो ये आपको डिस्प्ले पर नजर आ रही है, मैंने बॉक्स कर दिया था सो दैट आपको मैं बता सकूं कि ये दोनों इंट्रोज ही हैं। इसमें डिफरेंस क्या है दोनों का? हाँ जी मैम। ऊंचा बोलो यार, आवाज ही नहीं आ रही आज तो। ऑलराइट। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, हायर बैंड के लिए नीचे एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई है एंड सो ऑन। ठीक है, हम जरा दोनों को पढ़ लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। मैं पहला वाला इंट्रो पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है जी, लिविंग अलोन हैज बिकम इंक्रीजिंगली कॉमन इन recent years, especially in major urban areas of developed countries। अगर मैं इस लाइन को देखूं तो ये आंसर तो नहीं कर रहा, मगर जो आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसकी पैराफ्रेजिंग बड़ी अच्छी सी यहाँ पे हुई है, जिसके अंदर पुराने और नए दौर की बात हो रही है। अग्री? कॉपी पेस्ट नहीं है, बट इट्स अ पैराफ्रेजिंग। इसी तरह अगर मैं दूसरा इंट्रो देखूं तो उसकी भी पहली लाइन एग्जैक्टली सेम है। इसको मैं रेड में कर देता हूँ, ये तो सेम सेम होगी। अब अगर आप ऊपर वाला पैराग्राफ देखें, इसको हम ब्लू कर लेते हैं। ये एक्चुअली आपकी आंसर स्टेटमेंट, जिसको हम थीसिस स्टेटमेंट बोल रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है दिस डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट? लिविंग अलोन वाली। दिस डेवलपमेंट हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव implications which I believe are balanced equally। यहां पे राइटर बता रहा है कि जी फायदा और नुकसान दोनों है, और मेरे हिसाब से, राइटर के हिसाब से, बैलेंस्ड है। जितने फायदे उतने ही नुकसान भी। यहां तक है कि अब आ जाते हैं जरा नीचे वाले पैराग्राफ में। ये लाइन में ब्लू में करने लगा हूं, यही लाइन ऊपर वाले पैराग्राफ में भी लिखी हुई है। यहां तक तो बात एग्जैक्टली सेम है। नाउ इन दिस लोअर पैराग्राफ एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी हुई है, उसको हम जरा ग्रीन में हाईलाइट कर लेते हैं। और अब आपने मुझे बताना है ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, इस लाइन के अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ? सर क्या बोला आपने, रीजन है? परफेक्ट हो गया। अगर आप इस लाइन को गौर से देखो, जो मैंने अभी ग्रीन में हाईलाइट किया, इसमें लिखा हुआ है दिस ट्रेंड रिफ्लेक्ट्स सिग्निफिकेंट सोसाइटल चेंजेस such as greater financial independence and shifting cultural norms। और आपने क्योंकि ये अभी ऐसे पढ़ लिया हुआ है, तो ये जो बातें ऊपर लिखी है ना, इसका रिफ्लेक्शन नीचे आया हुआ है। मीन्स इन्हीं को एक्सप्लेन किया हुआ है। यही एक्सप्लेन किया है कि फाइनेंशियली क्या होगा, और यही लिखा हुआ है कि सोसाइटी में एक्चुअली कल्चरल चेंजेस क्या आएंगे, इंडिपेंडेंटली उन लोगों के ऊपर क्या असरात आएंगे, या उन लोगों के सोसाइटी पे क्या असरात आएंगे। दोनों पैराग्राफ्स के अंदर फर्क सिर्फ इतना है, एक में हमने सिंपल लिखा हुआ है कि जी इसके बहुत एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, और मेरे हिसाब से बराबर है। दूसरे में लिखा है जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं, या इस पैरामीटर के अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अब जिसके अंदर ऑब्वियसली हमने डिसएडवांटेज की बात भी करनी है, तो फाइनेंस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों आएंगे, और इसी तरह सोसाइटल चेंजेस के या कल्चरल नॉर्म्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस दोनों आएंगे। मेकिंग सेंस? अब इंट्रो में आप दो काम कर सकते हैं, मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, और अब हम वापस अपने स्ट्रक्चर पे चलते हैं, जो चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है। अब एग्जाम में ना ये दोनों चीज़ें होंगी आपके साथ। आपने जब भी इंट्रोडक्शन लिखना है तो काम क्या करना है, आपने टॉपिक को पैराफ्रेज करना है, और आपने अपना आंसर देना है। आंसर आप दो तरीके से आप दे सकते हैं, या तो एक जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, या आपने जो ऑलरेडी सोचा है कि मैंने इस ऐसे में पुट इन करना है, आप उसका एक रिफ्लेक्शन वन लाइन के अंदर दे सकते हैं। बट मेक श्योर नो एक्सप्लेनेशन। इस वाले पोर्शन में एक्सप्लेन नहीं करना। इस वाले पोर्शन में आप सिर्फ स्टेट कर सकते हैं। ये मेरा ई जो है ना थोड़ा खराब हो गया, ठीक है, समझ आना की लिखिए। सो नो एक्सप्लेनेशन। स्टेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं करना। स्टेट क्या है जी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गई, ये स्टेट है आपका एक। एक्सप्लेन तो नहीं ना कर रहे हम। तो अब इंट्रो में क्या लिखना है आपने? इंट्रो में यू कैन राइट अ जनरल आंसर, और यू कैन गिव अ स्टेटमेंट ऑफ योर आंसर। कोई क्वेश्चन है यहां तक तो वो मुझे बताएं कि आईएलटीएस के इंट्रो की रिक्वायरमेंट क्या करना, क्या है इसके अंदर। गुड। दो ही बातें यहाँ तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं, सब कुछ समझ आ रही है। तो जो मैंने जोर दिया सब कुछ, वो ठीक है, सब कुछ समझ आ गया, डन हो गया।
सो नाउ यू नो कि आइल्स में जब भी ऐसे लिखना है आपने इस चीज को फॉलो करना है, क्योंकि आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज हैं। उसके बाद आपकी बॉडी आती है, बॉडी में एक थीम लेनी है और फिर आपने कंक्लूजन लिखना है। अब जरा सिर्फ बॉडी की बात कर लेते हैं। ध्यान से सुने क्योंकि अभी मैंने आपको टाइम देना लिखने के लिए। आई वॉन्ट टू रीराइट दिस ऐसे। आपने भी जो पैराग्राफ्स पढ़े हैं, हमने जब भी पैराग्राफ लिखना है, हमने हर एक आइडिया के लिए ये दो काम करने हैं, मस्ट है। इसको मैं आइडिया कह देता हूँ। आपने अगर कहना है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, तो उसको एक्सप्लेन भी करना है और उसकी एग्जांपल भी देनी है। आपने अगर कहना है जी तीन एडवांटेजेस हैं, तो तीनों एडवांटेजेस को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, उसकी एग्जांपल भी देनी पड़ेगी। दैट्स द फॉर्मूला। तो आपने जितने आइडियाज देने हैं, ये कह लें कि ये फॉर्मूला उतनी बार रिपीट हो जाएगा। फॉर्मूला ये है, ये वाला आइडिया एक्सप्लेन एग्जांपल, आई डब्ल्यू याद रख लें। मैंने जो भी बात की कि यार ये एडवांटेज है, मुझे उसकी रीजनिंग देनी पड़ेगी, सिंपल एज दैट। और रीजनिंग इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन है, और फिर उसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आप देंगे तो दैट्स गोइंग टू बी एडवांटेज। अब उसने एक क्वेश्चन में कितने एडवांटेजेस मांगे हैं? मिनिमम टू। ठीक है। इसका मतलब है कि आपने आइडिया वन लिखना है, उसको एक्सप्लेन करने एग्जांपल देनी है, फिर आपने आइडिया टू लिखना है और एक्सप्लेन करना और एग्जांपल देनी है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स याद रखना है, इट्स नॉट अबाउट लिस्टिंग दी आइडियाज। अगर आपने चार एडवांटेजेस लिख दिए ना, तो चारों को एक्सप्लेन करना पड़ना। तो कभी भी आइल्स के अंदर वो डिमांड नहीं करते कि दो एडवांटेजेस लिखें, तीन लिखें या चार लिखें। वो एक जनरल स्टेटमेंट छोड़ देते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यहाँ वो सिंपल कहेंगे व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तब इसका मतलब है कि उनकी डिमांड सिर्फ वन की है। अब आपकी मर्जी है, आपने जितने आइडियाज लिखे ना, ऑब्वियसली आपको फॉर्मूला रिपीट करना पड़ेगा। तो मेन बॉडी का यही एक फॉर्मूला है, सिंपल एज दैट। ठीक है। अब थीम की हमने पहले बात कर ली, अगर एक एडवांटेज का पैराग्राफ और एक डिसएडवांटेज का है, तो फिर सोच लेंगे मिनिमम दो दो लिखने हैं, तो फिर दो दो की एक्सप्लेनेशन चाहिए। और उसका सैंपल आपने ऑलरेडी अभी वहां से पढ़ लिया। हाँ जी, आगे गुड ऑन दिस। एंड फाइनली वी हैव द कंक्लूजन। कंक्लूजन इज अगेन वेरी सिंपल। इट इज जो भी आपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, ये सारी आपकी आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे हैं। इसका रिजल्ट यहाँ पे लिखना होता है। किसका? आर्ग्यूमेंट्स का रिजल्ट। ये मैं ए आर जी का वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। जो भी आपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, उसका रिजल्ट यहाँ पे लिखना है। क्रक्स का मतलब होता है रिजल्ट। क्या रही सारी बहस का नतीजा क्या निकला? अब आपने जो ऐसे भी पढ़ा है, इसमें राइटर ने राइट इन द बिगिनिंग फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रो के अंदर कह दिया कि जी इक्वल है। इसका मतलब है कि रिजल्ट में भी ये लिखा होगा कि जितने फायदे हैं इस चीज के उतने नुकसान हैं। अब आइट्स में क्या होता है कि वो आपको एक ओपन ओपिनियन दे देते हैं। आप चाहें तो वन साइडेड हो जाए, आप चाहें तो बैलेंस्ड हो जाए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ, जो आपने लिखा है वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर है तो आपको नंबर मिल जाए। एग्जामिनर इस पे बिल्कुल बायस नहीं है, या वो आपको बिल्कुल नेगेटिव एनालिसिस में नहीं लेके जाते, वो न्यूट्रल होकर पेपर चेक कर रहे हैं। यहाँ तक ओके? स्ट्रक्चर पे कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताएं कि आइल्स में कितने पैराग्राफ और कौन से पैराग्राफ में क्या करना है, ये आपके सामने है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टेल मी, हम उस पर दोबारा बात कर लेते हैं या एग्जाम्पल देख लेते हैं वहां से जाकर। मैंने मेन पैराग्राफ्स को ज्यादा एलेबोरेट नहीं किया क्योंकि इसमें ऑलरेडी कनेक्टर्स यूज हुए हैं, जिसमें एडिशनली है, फर्स्टली है, सेकेंडली है। वो नजर आ रहा है कि आपका फर्स्ट आइडिया कहाँ पे, सेकंड कहाँ पे। जी माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि आइल्स में कितने पैराग्राफ हैं, सो डू यू नो द आंसर? कितने? फोर। पहले पैराग्राफ में क्या करना है, डू यू नो द आंसर? टॉपिक को पैराफ्रेज करना है और उसका थीसिस लिख देना है। अगर मैं आपसे कोई मेन बॉडी पैराग्राफ लिखना है और उसमें एक ही आइडिया देना है, तो यू नो व्हाट टू डू। आइडिया लिखना है, एक्सप्लेन करना है, एग्जांपल दे देंगे। अगर मैं आपसे कुछ मेन पैराग्राफ लिखना है और इसमें मिनिमम मुझे दो आइडियाज दे दें, सो यू नो व्हाट टू डू। दोनों आइडियाज को लिखना है। पहले एक आइडिया, उसकी एक्सप्लेनेशन एग्जांपल, फिर दूसरा आइडिया, उसकी एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल। गुड। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कंक्लूजन लिखना है, सो यू नो व्हाट टू डू इन आइट्स। आपने सारे डिस्कशन का रिजल्ट लिखना है, उसकी समरी नहीं क्रिएट करनी।
ठीक है, तो ये आर्गुमेंटेटिव एसेस का एक स्ट्रक्चर है। डन हो गया। अब आ जाए तो सवाल पे जो मैंने शुरू में आपसे किया था कि अब एक ही क्वेश्चन है, ये तो हो गया इसका एडवांटेज कि हमें पता है कि यही सवाल है, इसी को करना, हम स्ट्रेट वे जंप कर जाते हैं और उस पर थिंकिंग स्टार्ट करते हैं ऑल दैट। अब कैसे लिखना है वो तो हमने सारी बात कर ली है, क्या लिखना है वो भी बात हो गई है। बात ये है कि अगर आपको वो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या आपके पास इसका कंटेंट नहीं है, देन व्हाट, जो इसका डिसएडवांटेज है, तब क्या करना। अब आप मुझे बताएं, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए फिर आप क्या करेंगे दुआ मांगने के अलावा। दुआ तो फिर मंगनी पेपर से बह के या अल्लाह ये हो गया, इसके अलावा क्या करेंगे प्रेप टाइम में। क्योंकि अभी हम प्रेप कर रहे हैं, तब हमें प्रेप कैसे करना है सो दैट एग्जाम में ये नौबत ना आए, व्हाट वी कैन डू और व्हाट वी नीड टू डू। ठीक है, हम पहले से पॉइंट बना लेते हैं, ऑब्वियसली ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली। मेरा सवाल तो ये है कि मुझे इस टॉपिक पे आइडिया ही नहीं है, मुझे इस टॉपिक की नॉलेज ही नहीं है, फिर मैं क्या करूं। और मैंने क्वेश्चन ये भी आपसे किया है कि एग्जाम से पहले प्रेप टाइम में इस चीज को हम कवर करते हैं, तो प्रेप टाइम में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि एग्जाम में ये वाली सिचुएशन क्रिएट ही ना हो हमारे। ऑलराइट, दैट्स वन थिंग। सर ने कहा है कि जी हमें रेलिवेंट एसेस पढ़ने चाहिए। इन्होंने गूगल का यूज़ किया, ठीक है, मैं गूगल का मान लेता हूँ, ठीक है, गूगल से आप कहीं से भी पढ़ लें। और क्या करना चाहिए। ओके, आपने कहा जी डिफरेंट टॉपिक्स को रीड करना चाहिए, परफेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा चलें, ठीक है। आपको मैं ना कल एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, ठीक है, और शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री थी। उसमें एक शिप को उन्होंने दिखाया जो कि बहुत हैवी लोड को जो है ना ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। और जो शिप की खास बात थी वो मैंने आज तक कभी किसी शिप में नहीं देखी। वो कार्गो शिप है, मगर वो हाफ सबमर्जिबल शिप है। मीन्स के पानी के अंदर खुद डूबती है शिप, लोड अपने ऊपर लेती है और समुद्र में फिर ऊपर आ जाती है। मगर शिप सबमरीन नहीं है, पूरी पानी के अंदर नहीं जाती। आई डेंट सी एनीथिंग लाइक एट ऑल। अब मुझे एक बात बताएं, आपने शायद अभी सुना है और आपको नहीं पता था। अब अगर मैं आपको ना बताता तो आपको पता लगना थी ये बात, या आपके जहन में आनी थी, हाँ एज्यूम कर लें, इनोवेटिव होते की ज्यादा बात है। मगर मैं आपसे कहूँ जी ऐसी कोई शिप है, तो शायद आप कहते कि सर हमने तो नहीं आज तक देखी। एग्री और डिसएग्री। जब तक हम रीड नहीं करेंगे, हम वॉच नहीं करेंगे, हमारे पास आइडिया आएगा ही नहीं। यहाँ तो ना हम इनोवेट की बात करें, आइट्स के अंदर आप आइडिया जनरेट इनोवेट कर सकते हैं, हाइपोथेटिकल लिख सकते हैं। मगर एग्जाम में जो है ना, जब हमें टॉपिक ना समझ आ रहा तो आइडियाज कई बार ब्लॉक हो जाते हैं, मेंटल ब्लॉक आ जाते हैं, आइडियाज जनरेट नहीं होते। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट समथिंग वी हैव नो आइडिया, हमें समझ ही नहीं आएगा हमने लिखना क्या, फिर हम बैठ जाएंगे वहां पे। तो ये जो मैंने एग्जांपल दी सिर्फ इसलिए है कि जितना आप रिलेटेड टॉपिक्स को रीड करेंगे, जितना आप डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर रीड करेंगे, द मोर यू रीड द मोर यू हैव टू गो इन द एग्जाम। अब आप सब आइल्स के एस्पायरेंट कैंडिडेट्स हैं, आपने आज नहीं तो कल एग्जाम तो लेना ही लेना आइल्स का, ठीक है। उर्दू में देना होता है, इंग्लिश में लेना होता है, ठीक है। सो यू हैव टू टेक एग्जाम ऑफ आइल्स। एग्री। इसका मतलब है कि जब तक आपका पेपर नहीं ना होगा, ये आपकी डेली की रूटीन होनी चाहिए। आपने कम से कम 5 ऐसे, सिर्फ रीड करने की बात कर रहा हूँ। आज मैंने आते साथ आपको कहा जी कैसे रीड कर लें, हार्डली आपने 5-10 मिनट्स में उसको रीड कर लिया। एग्री। अब आपको अगर पता है कि यार एक ऐसे को रीड कैसे करना है, रीड मीन्स एक ऐसे में मैंने क्या क्या चीजें देखनी है, ये चीजें देखनी है। आपने देखना है यार उसको इंट्रो कैसे लिखा, थीम कैसे बनाई, आइडिया को एक्सप्लेन कैसे किया, एग्जांपल्स कैसे दी, रिजल्ट कैसे लिखा। अब आप जब भी एक ऐसे पढ़ेंगे जो कि आइल्स की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, यू नो हाउ टू रीड दी ऐसे, या आपने उसमें से किस तरह का डेटा एक्सट्रैक्ट करना। इसलिए जब आप रीड करेंगे तो आपके पास कंटेंट बिल्ड होता जाएगा। देयर आर मेनी चांसेस कि आप कोई ऐसे रीड करें उसका स्ट्रक्चर ये ना हो। स्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आपने, स्ट्रक्चर यही रखना है लिखते हुए।
मगर पढ़ने के लिहाज से कोई भी ऐसे कहीं से कुछ भी पढ़ ले, कोई डॉक्यूमेंट्री देख ले, कुछ भी, बट जस्ट ट्राई टू गेन एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। उससे फायदा क्या होगा? आपको आइट्स में आते हैं हमेशा सोशल और जनरल टॉपिक। जैसे अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करें, इट्स अ वेरी जनरल सोशल टॉपिक। इस पे भी कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, अगर आप कभी काम क्रॉस हुए हो तो। ठीक है, ये आजकल के दौर की बात है। आजकल जो है वो हमारा ये माइक्रो फैमिलीज का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एशिया में पहले नहीं था मगर अब ये कॉन्सेप्ट आ गया। और एग्री? जैसे शादी होती है, यहाँ तो घर वाले खुद बच्चों को कहते हैं भाई तुम अलहदा हो जाओ, या बच्चे खुद ही सेपरेट होना पसंद करते हैं। एवरीबडी वांट्स टू हैव अ प्राइवेसी। ठीक है, प्राइवेसी या प्राइवेसी कह लें आप। वी गुड। सी ये माइक्रो फैमिलीज का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, लिविंग अलोन वाली बात है। हाँ, यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल जरा एक सेपरेट सी बात कर दी है, लिविंग अलोन। ठीक है, मैनी मोर पीपल आर चूजिंग टू लिव अलोन। इसके अंदर आप माइक्रो फैमिलीज का कॉन्सेप्ट भी दे सकते हैं, या सिंगल स्टैंड अलोन की बात भी कर सकते हैं, जो सोलो रहना पसंद करे। ओके, सो ये आजकल के दौर की बात ही हो रही है, तो इसलिए द मोर यू रीड एंड लाइक कम अक्रॉस थिंग्स, तब ये नौबत नहीं आएगी। अब आपने अगर आज से 1 महीने बाद पेपर देने, लेट्स अज्यूम आज का डेट है 10 जून, लेट्स सपोज आपने 10 जुलाई को पेपर देने, और डेली अगर आप सिर्फ 5 ऐसे पढ़ लें, 30 डेज बन रहे हैं, तो 30 को जरा 5 से मल्टीप्लाई करें, कितने बनते हैं? 150। मिनिमम 150 ऐसे आपने पढ़ लिए होंगे। तो आइल्स का जो जॉनरा है इसके अंदर ही घूमता रहता है। अभी सर ने बड़ी अच्छी बात की थी, रिलेटेड एसेस पढ़ने हैं। ठीक है, हम ऑलरेडी अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें टॉपिक सबको भेजते हैं कि कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं। आपने वो टॉपिक से रिलेटेड ऐसे निकालना। फॉर एग्जाम्पल लिविंग लोन पे आ गया, आप गूगल पे डालें यार लिविंग लोन रिलेटेड आइल्स कैसे दे दो मुझे, वो सारे एसेस निकाल देगा आपको। आप दे दे यार एजुकेशन से रिलेटेड मुझे एसेस निकाल दो, आप दे दे यार मुझे क्राइम से रिलेटेड आइल्स के एसेस निकाल दो, तो आइल्स में क्राइम पे जितने भी एसेस आए हैं आज तक, वो सबकी आपको एक लिस्ट जनरेट कर देगा, सैंपल आंसर साथ मिल जाते हैं। जस्ट गो ओवर इट, आपको कंटेंट मिल जाएगा। अग्री? ओके जी, अब मैं इसको समअप कर रहा हूँ। आज हमने जो भी डिस्कशन की है सारी, वो ये है कि आइल्स में जब भी कैसे आता है, दैट्स हाउ द क्वेश्चन इज सेट, जिसके अंदर ये एक लिमिटेशन है 250 वर्ड्स की, इसको पूरा करना है आपने। अदरवाइज 40 मिनट्स का टाइम है, ज्यादा भी स्पेंड कर सकते हैं, मगर क्वेश्चन ये है आपका जिसको आपने आंसर करना होता है। एंड टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू गो विद 4 पीस, और हर पैराग्राफ का एक स्पेसिफिक स्टाइल और वे है लिखने का, आपको बस वो पता होना चाहिए। एंड देन यू आर एबल टू एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास सिंपली आइडियाज होने चाहिए। गुड। अच्छा, मैंने आपको से कहा था यार ये दूसरा पेज भी पढ़ लें जिसपे अंडरलाइनिंग हुई हुई है। आपने अगर इसको पढ़ा है तो मेरा ख्याल आपको कोई डिफरेंट चीज तो नहीं मिली होगी, ऐसे तो सेम है, आंसर भी सेम है। मगर इसको अंडरलाइन क्यों किया हुआ है हमने? इसको अंडरलाइन इसलिए किया हुआ है, जो तीसरी बात एक रह गई है वो सिंपल ये है कि अगर आप एक ऐसे कर रहे हैं तो बात आ जाती है यार स्ट्रक्चर की, इसमें थोड़ा सा कटिंग हुई हुई है, बहरहाल कोई नहीं। यार मैं सेंटेंस कैसे बनाऊं, मुझे तो जुमले नहीं बनाने आते हैं ना, ऑल दैट स्टफ। हमने आपके लिए एक टेम्पलेट तैयार किया हुआ है, जो टेम्पलेट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, मगर ये इसकी एग्जीक्यूशन है, ये आपको अच्छे से नजर आ रही हो। यहाँ से बात कर लेते हैं। अगर आप में से कोई कैंडिडेट है जिसको सेंटेंस लिखने में प्रॉब्लम है, या ऐसे को स्टार्ट करने में इशू आ रहा है, तो स्टार्टअप के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। दैट इज द इंट्रो, दैट इज द कंक्लूजन, और ये बीच में आपकी बॉडी। जो चीजें आपको ये बोल्ड में नजर आ रही हैं, ये वो सेंटेंस है जो आपने एज इट इज उठा के लिख देनी, और जो चीजें आपको अंडरलाइन नजर आ रही हैं, ये वो है जो आपने ऐड करना है इसके अंदर। ठीक है, अब इस ऐसे का भी एक फायदा और एक नुकसान है। फायदा ये है कि इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जुमला शुरू कैसे करना है, पैराग्राफ शुरू कैसे करना है, इट्स देयर। मगर आइडिया आपने ही डालना है इसके अंदर। इसके अंदर आइडिया कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, जहां जहां आइडिया लिखना है वहां पे स्पेस ब्लैंक है। जो भी मैंने आपको बात बताई है कि ज्यादा से ज्यादा रीड करें और इसको करें, वो तो आप नहीं करना, वो आप नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो स्ट्रक्चर की हेल्प यहां से मिल सकती है, मगर आइडिया की हेल्प नहीं मिलेगी। आइडिया के लिए यू हैव टू रीड एज मच एज पॉसिबल। अगर आप इसी पे कंफर्टेबल हैं, वी डोंट माइंड, आप इसी को अच्छे से एग्जीक्यूट करें, हम इस पे भी हाई बैंड में जा सकते हैं।
और अगर आपको सिर्फ स्टार्टअप के लिए यूज करना है दैट्स फाइन, बाद में आप खुद लिखना पसंद करते हैं वो भी ओके। इसलिए हम आपको दोनों एसेस देते हैं। आपको हम टेम्पलेट के साथ भी एसेस दे देते हैं सो दैट यू कैन फॉलो द टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट को यूज कैसे करना है, उसकी एग्जीक्यूशन है, टेम्पलेट है क्या, ये नीचे ये दिया होगा। ठीक है, और अगर आप टेम्पलेट के बगैर जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जैसे हमने बात की सारा का सारा ऐसे ही है। हाँ जी, आर वी गुड? कोई यहां तक कोई भी क्वेश्चन, कोई चीज पूछनी है तो बताएं, नहीं है तो फिर हम जरा ऐसे को थोड़ा सा एक लिखने की कोशिश करते हैं। जी ऑनलाइन फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन किसी का? एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन टिल नाउ? कोई बात ना समझ आई हो, एनीथिंग एट ऑल? अभी दो एग्जांपल्स देने पहले वाले तीन में अगर एडवांटेज का एडवांटेज के दो एग्जांपल्स देने और एग्जांपल्स रियल लाइफ में चीजें या कोई भी यूज करते हैं। दोनों हो सकती हैं। आप आइडिया भी ज्यूम करके लिख सकते हैं, रियल लाइफ के दे सकते हैं, एग्जांपल्स भी रियल लाइफ की ज्यूम करके दे सकते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली आप बिल्कुल हाइपोथेटिकली कुछ भी क्रिएट करके दे सकते हैं। एग्जैक्टली अपने पास से कुछ बना के दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बस कभी साइट नहीं करना, फिर आपने ये नहीं कहना कि रिसर्च हुई थी इसमें ये लिखा हुआ था। अगर कोई रिसर्च का आप जिक्र करते हैं फिर उसको साइट करना पड़ेगा, कौन सी रिसर्च हुई, कहाँ पे हुई, कब हुई। वरना आप खुद से अपनी कोई पर्सनल एग्जांपल दे दें। अब आपने जो बात की ना, यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से राइज हुआ है। आप अगर अपनी क्वेश्चन स्टेटमेंट को देखें ना, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट मैंने एक चीज लिखी हुई है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो इसमें लिखा हुआ है गिव रीजंस फॉर योर आंसर, मैं योर को सिर्फ अंडरलाइन करता हूं, एंड इंक्लूड एनी रेलेवेंट एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस और नॉलेज। हर शख्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता, सबका डिफरेंट है। इसका मतलब है कि एग्जामिनर आपको खुली छुट्टी दे रहा है कि कुछ भी लिख दे। जो मेरा एक्सपीरियंस है फॉर एग्जांपल स्टडी करने का या लिविंग लोन का, हो सकता है वो आपका ना हो सकता है मेरा बड़ा अच्छा मैनेज हो गया तो मैं कोई यार लिविंग लोन तो बड़ी एडवांटेजेस है। आपको हो सकता है अच्छा नया एक्सपीरियंस हुआ हो, पुराना खासा बीमार हो गया और कमरे में बंद है, तो हो सकता है हफ्ता किसी ने पूछा ही ना हो आपको, आपके भी तौबा कर ली मैंने तो केले कभी नहीं रहना। मेकिंग सेंस? सो डिपेंड करता है, इसलिए आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, अगर आप अपनी कहते रहिए मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे कजन के साथ ऐसा हुआ, ये आइल्स में एक्सेप्टेबल है। दैट इज द एडवांटेज। इसीलिए जो है ना कंटेंट क्रिएट करना आसान है इसके अंदर। एक तो ये है कि अगर आपने कुछ सुना है पढ़ा है तो गुड, जैसे हमने अभी बात की है, और अगर आप इनोवेटिव हैं तो आप आंसर फिर भी लिख के आ सकते, सब एक्सेप्टेबल। क्या रीजन है, रीजन एज एग्जांपल को हाँ जी सर, रीजंस बेसिकली इसमें एज अ एक्सप्लेनेशन है। ये देखिए उसने क्या है, आंसर दें, रीजंस दें और एग्जांपल्स दें। आंसर इज ऑलवेज बेसिकली आइडिया। आपने आइडिया दे दी कि यार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाती है, अब कैसे होती है उसकी रीजनिंग दें, कोई एक वजह बता दें। ठीक है ना, और फिर उसकी एग्जांपल दें। आपने कहा जी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, तो रीजन क्या हो गया जी, लोगों को बजट करना आ जाएगा। बजट का मतलब है आपके पास कितना खर्चा है और आपने उसको एक्सपेंस को यूज कैसे करना है, ताकि आप किसी से उधार ना लें या आप फॉल शॉर्ट ना हो मनी का। अब ये तो हो गया आपका स्किल, रीजनिंग आ गया। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में आप किसी का भी बता सकते हैं यार मैंने महीने का 10,000 मैं कमाता हूँ, तो 10,000 को मैंने यूज कैसे किया। आप ये बता सकते हैं कि जो मेरा कजन है या मैंने उसको बड़ा अच्छे से मैनेज किया, तो मैंने 10,000 को ही मैनेज किया, मुझे बजट करना आ गया। देखना, आइडिया, एक्सप्लेन और एग्जाम्पल। गुड। सो फॉर्मूला एक्चुअली जो हमने आपको दिया वो इसके अंदर ही लिखा हुआ, ये क्वेश्चन का पार्ट है। वो खुद आपसे कहते हैं आंसर दें, रीजन दें और एग्जाम्पल। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स ये तीनों करने बड़े जरूरी हैं, इसमें चॉइस नहीं है। जी सर, ओके। ठीक है, और ऑनलाइन फ्रेंड्स से कह दिया है जी, ओके है, ठीक है जी। सो व्हाट वी गोना डू इज वी गोना हैव गो ओवर दिस ऐसे, और फिर हम आगे चलें। इस रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ।